सो जय हिंद टू ऑल द डिफेंस एस्पिरेंट। आज का ये वीडियो खास होने वाला है हर उस एनसीसी कैंडिडेट के लिए जो आगे जाके स्क्रीनिंग देने वाला है। नॉट जस्ट फॉर द एनसीसी कैंडिडेट बट ऑलमोस्ट ऑल द एंट्रीज जिनका स्क्रीनिंग टेस्ट जल्दी ही होने वाला है, बट स्पेसिफिक फोकस रहेगा फिलहाल एनसीसी कैंडिडेट्स के आज के ऊपर। और आज के टॉपिक जो रहेगा डिस्कशन का वो ये है कि वाई मैक्सिमम नंबर ऑफ एनसीसी कैंडिडेट्स गेट स्क्रीन्ड आउट, क्योंकि काफ़ी बड़ा डर होता है स्क्रीनिंग को लेके हर एनसीसी कैंडिडेट के अंदर, या फिर कोई भी डायरेक्ट एंट्री हो उनके अंदर एसएसबी से ज़्यादा बड़ा डर हो चुका है स्क्रीनिंग को लेके। किसी भी तरीके से स्क्रीनिंग हो जाए ताकि उनको एक्चुअल एसएसबी देने का मौका मिले। और जो पहली बार इन सारी चीज़ों के बारे में देख रहे हैं कि स्क्रीनिंग होता क्या है, इट इज़ जस्ट टू टेल यू कि आपके एसएसबी में दैट इज मनसा वाचा कर्मणा का जो मेन टेस्ट होना है, उस टेस्ट के पहले दिन आपका होता है स्क्रीनिंग का टेस्ट। इसको आप एक छटनी प्रक्रिया या फिर एक एलिमिनेशन पार्ट मान सकते हैं। स्क्रीनिंग में हर उस नॉन सीरियस बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश रहती है जो आगे जाके 3 दिनों में एसएसबी के टाइम में बोर्ड का पैसा और टाइम दोनों वेस्ट करने के पोटेंशियल रखता है। स्क्रीनिंग के बाद उन्हीं बच्चों को आगे भेजा जाएगा जिनके अंदर थोड़ा बहुत पोटेंशियल दिखता है कि हाँ ये इंसान आगे जाके मनसा वाचा और कर्मणा में बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है। सिर्फ उन्हीं बच्चों को, सिलेक्टिव बच्चों को पहले दिन से आगे भेजा जाता है। और एनसीसी एंट्री को स्पेसिफिक उठाने का रीजन ये है कि इट हैज बीन सीन कि वहाँ पे 300, 400, 600 तक के बच्चों की रिपोर्टिंग होती है, बट नंबर ऑफ पीपल हु गेट स्क्रीन्ड इन इज एज लो एज 30 और 40। कभी कभार पूरा का पूरा बैच वॉश आउट, बहुत रेयर केसेस में हुआ, बट हुआ है कि पूरा बैच वॉश आउट हो गया और एक भी इंसान स्क्रीनिंग नहीं हुआ। और क्यों स्पेसिफिक ऐसा एनसीसी एंट्री में ज्यादा होता है, उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि ऑल्दो एनसीसी कैंडिडेट आई हैव माई सेल्फ हैव डन एनसीसी फ्रॉम 1 यूपी नेवल एनसीसी बटालियन, तो आई नो कि एनसीसी से आपकी पर्सनालिटी में ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा होता है। आपके फैक्टर 2 और फैक्टर 3 काफ़ी स्ट्रांग रहते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, उसका जो कॉस्ट आपको देना पड़ता है वो कहीं ना कहीं आप कॉलेज की डेली लाइफ से कट जाते हैं। और अगर आप नॉर्मल कॉलेज से हैं, बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी से अगर आप नहीं हैं, तो आपका नॉर्मल इंटरेक्शन और आपका कम्युनिकेशन डेवलपमेंट उतना नहीं होता है। और स्क्रीनिंग में जिस हिसाब से आपका टेस्ट डिवाइडेड है, वहाँ पे आपका जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है वो थोड़ा ज़्यादा मैटर करेगा एज कम्पेयर टू द ग्रुप डिस्कशन। तो अगर फ्रेम की बात करें कि किस तरीके से आपका स्क्रीनिंग का टेस्ट ऑर्गेनाइज होता है, सबसे पहला टेस्ट जो आपका स्क्रीनिंग के दिन होगा वो आपका OIR का है, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग, जहां पे आपके रीजनिंग के 2 पेपर होंगे, वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। और आपके मार्क्स के हिसाब से जो मार्क्स आपकी रेटिंग निकाली जाएगी वो आपकी मेंटल एज अपॉन योर एक्चुअल एज इनटू 100। इस फॉर्मूला को यूज करके आपके कुछ मार्क्स निकाले जाते हैं और हर एंट्री के हिसाब से आपके मार्क्स को डिवाइड किया गया है अलग अलग ग्रुप में, जिस रेटिंग को कहते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग। 1 means outstanding, excellent, 2 means above average, 3 means average, 4 and 5 means below average। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी OIR रेटिंग 3, 2 या 1 है तो फिर आप अच्छा कर, आपके स्क्रीनिंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट अगर आपने OIR में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, सो दैट कैन रिजल्ट टू योर रिजेक्शन। सेकेंड टेस्ट जो आपका होता है स्क्रीनिंग में, दैट इज PPDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट या फिर डिस्क्रिप्शन टेस्ट। वहां पे हेजी पिक्चर विल बी शोन टू यू, अ ब्लरी पिक्चर विल बी शोन टू यू फॉर 30 सेकेंड। 30 सेकेंड तक उस फोटो को देखने के बाद आपको 1 मिनट का समय मिलेगा एक बॉक्स को फिल करने के लिए और एक एक्शन लिखने के लिए। वो क्या फिल करना होता है, एक्शन में क्या लिखना होता है, द ऑफिसर्स देयर विल ब्रीफ यू प्रॉपर्ली and then after 3 minutes 30 seconds or 4 minutes will be given to you for writing a story based on the picture shown to you। और उसके बाद स्टोरी लिखने के बाद वो सीट आप सबमिट कर देंगे और उसके बाद आपको ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा फ्रॉम 15 to 20 पीपल ईच। ग्रुप डिवाइड होने के बाद 1 by 1 ग्रुप को अंदर बुलाते हैं, आप एक सेमी सर्कल में बैठे रहेंगे। देन यू विल हैव टू नरेट योर स्टोरी। जो भी स्टोरी आपने लिखी है उसको आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही नरेट करना होगा फॉर अप्रॉक्सीमेट टाइम ऑफ 1 minute। And after the completion of the narration of the last person, as soon as the last person will complete his or her narration, जैसे ही लास्ट वाले का नरेशन कंप्लीट हुआ, आपका ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। और ग्रुप डिस्कशन में सभी लोगों को डिस्कस करके मिलके एक सिंगल कॉमन स्टोरी पे आना होगा। वो मुश्किल क्यों है, बिकॉज आपको एक ब्लरी पिक्चर शो करी गई थी जहां पे सबने अलग अलग स्टोरीज लिखी हैं और वहां पे सबको मिलके एक स्टोरी लानी है पूरे ग्रुप को। इस टेस्ट को डिजाइन करने का मतलब क्या था, सबसे सिंपल ये है कि जब आप स्टोरी लिखते हैं, इट इज अ टेस्ट ऑफ योर मनसा। जब आप नरेट करते हैं अपनी खुद की लिखी हुई स्टोरी को, इट इज अ टेस्ट ऑफ योर वाचा। और व्हेन यू परफॉर्म अ ग्रुप डिस्कशन और आपको एक कॉमन ऑब्जेक्टिव दिया गया है, कॉमन स्टोरी पे आना है ग्रुप वालों के साथ मिलके, इट इज अ टेस्ट ऑफ योर कर्मणा।
सो मनसा वाचा कर्मणा तीनों को मिला के आपका स्क्रीनिंग का पीपीडीडी का टेस्ट डिजाइन किया गया है, जहां पर यह शो होगा कि क्या आप में पोटेंशियल है कि आप आगे जाके एसएसबी में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं। सो ये हो गई बात आपके स्क्रीनिंग के प्रोसीजर की। नाउ लेट्स कम टू द मेन टॉक ऑफ दिस एंटायर वीडियो, जो ये है कि व्हाई आर यू गेटिंग स्क्रीन आउट अगेन एंड अगेन। और जिनका पहला एसएसबी है, इट इज अ टॉपिक फॉर यू कि क्या आप स्क्रीन आउट होने की कौन सी गलतियां हैं जिनको आप नहीं करेंगे तो आपके स्क्रीनिंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग आई एम टेलिंग यू वन थिंग क्लियर एंड ऑल, कोई भी वीडियो कोई भी इंस्ट्रक्टर आपको शॉर्ट और ऐसी क्रिस्प स्ट्रैटेजी नहीं बता सकता इससे आपका 100% सिलेक्शन हो जाए। द थिंग दैट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, ये एक्सपीरियंस बेस्ड है कि क्या गलतियां लोगों ने करी या क्या गलतियां मेरे कई खास दोस्तों ने करी जिनका स्क्रीनिंग नहीं हुआ था, फिर उन्होंने इस गलती को हटाया और उनका स्क्रीनिंग हर बार होना शुरू हो गया। बट कोई भी शॉर्ट स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई भी क्लियर कट स्ट्रैटेजी नहीं है कि आपको 100% स्क्रीनिंग का भरोसा हो जाए। कई बार रिकमेंडेड कैंडिडेट दोबारा एसएसबी देने जाते हैं और वो स्क्रीन आउट हो जाते हैं, तो इतना हाई लेवल ऑफ वहां पे कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंसी है इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट, बट अपने चांसेस को बढ़ाना आपके हाथों में है। सो जो पहली गलती है जो कैंडिडेट करते हैं, दैट इज पुअर OIR रेटिंग। अपने रीजनिंग पे वो लोग इतना फोकस नहीं करते हैं बिकॉज आपको कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है, इसके पहले आपकी डायरेक्ट एंट्री है, या जो रिटन एग्जामिनेशन दे के भी जा रहे हैं उनका रीजनिंग का अलग से कोई पेपर नहीं होता। तो लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ रीजनिंग, या फिर कुछ ऐसे हैं जिनको लगता है कि उनका IQ लेवल बहुत तेज, जो हर स्क्रीनिंग निकाल लेंगे, बट वहां पे उनकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। आपको आपकी OIR की रेटिंग कभी पता नहीं चलेगी, तो मतलब इसका यह है कि अगर आपने पहले कभी स्क्रीनिंग का टेस्ट दिया है और आपको नहीं पता कि आपका स्क्रीनिंग वहां पे कैसा था, भले ही आपको लगता हो कि मेरा स्क्रीनिंग बहुत अच्छा गया था, बट मे इट बी पॉसिबल कि आपका रेटिंग उतनी अच्छी ना आई हो। ऑल्सो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन द OIR, सो मार्क एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है आपकी OIR की, तो आपको जितने हो सके उतने क्वेश्चंस को मार्क करना है ड्यूरिंग योर OIR टेस्ट। सेकेंड थिंग, इफ यू टॉक अबाउट राइटिंग द स्टोरी, 4 पोर्शन है आपके OIR, स्टोरी राइटिंग, नरेशन और डिस्कशन। शुरुआत के 3 पोर्शन ऐसे हैं जहां पे आप इंडिविजुअल परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी अकेले की परफॉर्मेंस है, मतलब कि वहां पे चमकना आपके लिए थोड़ा आसान होगा एज कंपेयर टू द 4th टास्क जो कि ग्रुप डिस्कशन है, क्योंकि वो काफी हद तक डिपेंड करता है कि लोग आपको कैसे मिले हैं। बट शुरुआत के जो 3 टास्क है आपका रीजनिंग, स्टोरी राइटिंग और नरेशन, ये आपके पूरे आपके हाथों में, जिसको आपको बेहतर से बेहतर करना है ताकि आपकी पर्सनालिटी बाकियों से अलग और अच्छी दिख सके। दूसरी बात जो आपको ख्याल रखना है, जो गलतियां लोग करते हैं, दैट इज द नॉट परसीविंग द पिक्चर प्रॉपरली। इट इज अ टेस्ट ऑफ परसेप्शन। जो फोटो आपको दी गई है, आपकी स्टोरी अगर उससे परसीव नहीं करती है, उससे रेलेवेंट स्टोरी नहीं है, तो आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। कई बार कैंडिडेट सोचते हैं कि इट इज अ टेस्ट ऑफ परसेप्शन, तो हम पुरानी कोई स्टोरी को रट के चले जाएंगे और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कभी कभार हुआ है, बट बहुत रेयर केसेस में ही ऐसा होगा। सो इट इज नॉट एडवाइजेबल कि आप पुरानी कोई स्टोरी रट के जाएं, आप वहां पे पिक्चर को देखें और उसको प्रॉपरली परसीव करें। दूसरा जो मार्क होता है, जो आपकी स्टोरी में देखा जाता है ड्यूरिंग द नरेशन पार्ट, कि आपने स्टोरी क्या लिखी है, जब आपकी स्टोरी पढ़ी जाएगी, उसमें यह चेक होता है कि क्या आपकी स्टोरी जो है वो फोटो के सिचुएशन से और फोटो के बैकग्राउंड से कितना मैच कर रही है। अगर आपकी स्टोरी पिक्चर के बैकग्राउंड से और पिक्चर के सिचुएशन से मैच नहीं करेगी, तो माना जाएगा कि आपकी स्टोरी प्री कंसीव्ड आइडिया थी, मतलब आप पहले से स्टोरी रट के आए थे और अपनी पर्सनालिटी को आप शो नहीं कर रहे, आपके मनसा का टेस्ट नहीं हो रहा, और दैट कैन बिकम अ रीजन फॉर योर रिजेक्शन। सो एट एनी कॉस्ट यू शुड परसीव द पिक्चर वेरी प्रॉपरली। थर्ड मिस्टेक दैट यू शुड अवॉइड इज पुअर नरेशन। स्टोरी को नरेट करते टाइम जो आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही करना है। अगर आप स्टैमरिंग बहुत कर रहे हैं, मतलब अटक अटक के बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, नर्वसनेस बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आपका फैक्टर 3 लो माना जाएगा, जो कि आपका गट्स का फैक्टर है ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ में। दूसरी दिक्कत, आप ओवर इलैबोरेट, कुछ लोग कहते हैं, मान लो उनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी, वो अपनी स्टोरी को ओवर इलैबोरेट करते हैं, बहुत ज़्यादा समझाना शुरू कर देते हैं और वो टाइम से ज़्यादा क्रॉस हो जाता है। तो एसएसआर को ना चाहते हुए भी नेक्स्ट बोलना पड़ता है, और नेक्स्ट मतलब कि आपकी स्टोरी आधी सुनी गई और आधी नहीं सुनी गई। कभी कभार ऐसा होगा कि आपने बहुत अच्छा नरेशन किया, तो भी पॉसिबल है कि आपको नेक्स्ट बोल दिया जाए, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। बट मैक्सिमम टाइम ऐसा होगा कि आपने नरेशन बहुत ओवर इलैबोरेट कर दिया है, तो आपको नेक्स्ट बोल दिया गया। सो यू विल हैव टू नरेट प्रॉपरली। ये 3 पोर्शन जो आपके थे, OIR के, स्टोरी राइटिंग के और नरेशन की, इन तीनों की प्रैक्टिस आपको प्रॉपरली करनी है, बिकॉज इन तीनों की प्रैक्टिस आप अकेले कर सकते हैं, अपने घर में कर सकते हैं, वेर एवर यू आर, यू कैन जस्ट प्रैक्टिस OIR एंड द नरेशन एज वेल एज स्टोरी राइटिंग।
फोर्थ आता है आपका इनफेक्टिव परफॉर्मेंस इन ग्रुप डिस्कशन। आई एम नॉट सेइंग लो पार्टिसिपेशन, आई एम नॉट सेइंग नो पार्टिसिपेशन, आई एम सेइंग इनएफेक्टिव, मतलब कि आपने कई बार बोला बट ग्रुप वालों ने आपकी बात सुनी ही नहीं, उसको इनएफेक्टिव पार्टिसिपेशन कहते हैं। मतलब कि आपके ग्रुप में परफॉर्मेंस करने से, आपके ग्रुप में होने से या ना होने से ग्रुप डिस्कशन में कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप नहीं होते तो भी ग्रुप डिस्कशन ऐसा ही होता, आप हैं तो भी ग्रुप डिस्कशन एग्जैक्टली वैसा ही जा रहा है, तो इसको इनएफेक्टिव परफॉर्मेंस कहते हैं। सो हमेशा कोशिश करेंगे जब आप बोलें तो आप इस तरीके से बोले कि लोग आपकी बात सुन रहे हैं शांत होके। नंबर ऑफ टाइम से ज्यादा आपको फोकस इस पे करना है कि आपका इफेक्टिवनेस ज्यादा हो, कि जब आप बोले तो लोग सुने। 3, 4 या 5 बार भी, अगर 4 या 5 बार अगर हमने पार्टिसिपेट कर लिया स्क्रीनिंग के टाइम पे अच्छे तरीके से, इफेक्टिव तरीके से, तो वो काफी है आपको स्क्रीनिंग कराने के लिए ग्रुप डिस्कशन में। तो अगर आपको ऐसा ग्रुप नहीं भी मिलता है कि मुझे प्रैक्टिस करने को नहीं मिल रहा है ग्रुप डिस्कशन, देन ऑल्सो अपने नरेशन को आप इतना स्ट्रांग रखें कि जब आप 3-4 बार बोलना शुरू करें तो लोग शांत होकर आपकी बात सुने, बिकॉज आपका नरेशन अच्छा गया था इसके पहले। तो लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं परसेप्शन है कि हाँ इस इंसान का कम्युनिकेशन अच्छा है, तो इससे कम्पीट करने के बजाय इससे कोलैबोरेट करते हैं। सो जो नरेशन में आपने अपनी इमेज बनाई है ग्रुप के सामने और एसेसर के सामने, वो आपको हेल्प करेगी ग्रुप डिस्कशन के टाइम पे जब आप बोलना शुरू करेंगे और लोग आपकी बात सुनेंगे। 4 to 5 times participation is enough participation to get screened in. But one more important thing that you have to keep in mind is the luck factor, because कई बार सारी चीज़ें अच्छी करने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो उसका कारण ये है कि जो स्टोरी आपने लिखी है, जो नरेशन आपने दिया है और जो ग्रुप डिस्कशन आपने किया है वो आपके सामने है आपका रिजल्ट, बट जो आपने OIR किया है उसका रिजल्ट आपके सामने नहीं है। तो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इस बात की शायद आपका OIR अच्छा ना गया हो। सो व्हाट यू शुड एम फॉर कि जब भी आप OIR का टेस्ट दे तो आपको 90% के ऊपर करेक्ट आंसर्स लाने का हमेशा एम होना चाहिए, तभी आप OIR 1 को एटलीस्ट होप कर सकते हैं। सेकेंड एंड थर्ड, ड्यूरिंग द स्टोरी राइटिंग पार्ट, नरेशन पार्ट एंड द ग्रुप डिस्कशन पार्ट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि लोग दिक्कत क्या क्या करते हैं, एंड एट एनी कॉस्ट यू शुड अवॉइड दीज मिस्टेक्स टू गेट स्क्रीन्ड इन। So best of luck for all the NCC candidates. Plus one more thing, if you are finding it difficult to practice, आपको कंटेंट नहीं मिल रहा, आपको ग्रुप नहीं मिल रहा, आपको प्रॉपर असेसमेंट नहीं मिल पा रहा है, then I would like to invite you all to our institute. So join as soon as possible. आपकी SSB की डेट्स काफ़ी नज़दीक आने वाली हैं, so do not waste any time. आपको रिकमेंड होने के लिए एंट्रीज को गिनने की जरूरत नहीं है। यू रिक्वायर्ड ओनली 1 एंट्री। आपको सिर्फ एक चांस चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी चाहिए जिसमें यूनिफॉर्म आपकी हो सकती है। सो डो नॉट वेस्ट दैट टाइम। स्क्रीनिंग में सबसे बड़ी दिक्कत वो लोग भी करते हैं जिनका पहली बार स्क्रीनिंग होने जाना है, तो वो सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं। डो नॉट वेस्ट योर प्रेशियस अटेम्प्ट ओनली फॉर द एक्सपीरियंस। बी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड जिनका पहली बार है। डो नॉट टेक द प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग लाइटली। इट मे बी एनी एंट्री, भले रिटर्न एंट्री से भी हो, बट आप स्क्रीनिंग के प्रोसेस को लाइटली नहीं ले सकते, बिकॉज अगर आपका स्क्रीनिंग अच्छा नहीं गया तो आपको एक्चुअल SSB देने का मौका भी नहीं मिलेगा, और उस स्पेसिफिक एंट्री के लिए आपको फिर 6 महीने का पूरा इंतजार करना पड़ेगा, और वो 6 महीने काफ़ी लंबे होते हैं। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपके अंदर एक उत्सुकता है उस यूनिफॉर्म को पाने की, तो दैट 6 month माइट बी अ लॉन्ग टाइम फॉर यू। सो डू नॉट टेक स्क्रीनिंग एज लाइटली, जैसा लोग अक्सर गलती करते हैं। आपको SSB ज़्यादा प्रिपरेशन आपके स्क्रीनिंग की करनी है, बिकॉज जैसा मैंने ऑलरेडी बताया कि स्क्रीनिंग की प्रैक्टिस करते टाइम आप मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों की प्रैक्टिस साथ में कर रहे हैं, तो आपका ओवरऑल SSB की प्रिपरेशन भी साथ ही साथ चल रही है एज यू प्रिपेयरिंग फॉर द स्क्रीनिंग। So best of luck for your future. Jai Hind.